अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ये आज का जो हमारा टॉपिक है उसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और उसके रूल्स के अंदर जो रूल्स हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन, ये मेन रूल्स है। और उससे पहले जो पावर रूल है वो तो हम देखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक की फर्दर डिटेल में जाने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। जी, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये चीज़ें हमने देखी थी। और उसके लिए हमने एक लिमिट अप्रोच, जो बेसिक जहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यूजिंग लिमिट अप्रोच था, कि हम लिमिट की अप्रोच लगा के डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सो पहले हमने डेरिवेटिव को देखा कि डेरिवेटिव कहते हैं किसे, ठीक है, जो और उसके बाद लिमिट अप्रोच के तहत उसको फाइंड करने का कॉन्सेप्ट। और फिर जो डेरिवेटिव जब आ जाता है तो उसको हम अगर उसको हम किसी पॉइंट पे फाइंड करना चाहें तो हम क्या करते थे कि डेरिवेटिव उसके अंदर वैल्यू जो है डेरिवेटिव के अंदर उस पॉइंट की पुट कर देते थे। और हम कहते थे कि ये डेरिवेटिव जो है इस पॉइंट पे इसकी ये वैल्यू है, ये स्लोप की उस पॉइंट पे ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास पिछले लेक्चर की डिटेल थी। अगर आप इसको फिर देखना चाहें तो आप इससे पिछला लेक्चर जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने जो चीज़ें देखनी है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, ओके, और एप्लीकेशन जो है डिफरेंशिएशन की वो कहाँ कहाँ है, क्या है, और फिर रूल्स कौन कौन से हैं डिफरेंशिएशन के, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक जो है वो स्टार्ट होगा। अब हम इसको वन बाय वन चीज़ों को देखते हैं कि क्या है। जी, what is differentiation? The differentiation is finding out rates of change of one quantity as compared to other quantity, ठीक है। Means that how one variable changes with respect to the other variable। आपने पिछले लेक्चर में वो जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट देखा था ना, वो क्या था कि डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब था कि डी का मतलब है कि चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। तो वही कॉन्सेप्ट है कि हाउ वन वेरिएबल चेंजेस, कि एक वेरिएबल में क्या कितनी चेंज आती है अगर हम दूसरे वेरिएबल में की चेंज के हिसाब से। तो ये असल में पर यूनिट चेंज का कॉन्सेप्ट होता है। तो उस हिसाब से क्या होगा कि अगर आप सिंपल लीनियर इक्वेशन लें तो उसके अंदर वो जो स्लोप है वही उसका डेरिवेटिव है। ये आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो उसको हम वन बाय वन चीज़ों को देखते हैं। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी कि हाउ वन वेरिएबल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल में कितनी चेंज आती है विद रिस्पेक्ट टू द दूसरा वेरिएबल, अदर वेरिएबल। तो जो अदर वेरिएबल है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जिसके अंदर चेंज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है जी। अब उसके बाद हम नीचे देखते हैं कि कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट लेट थिंक एन एग्जांपल दैट अ कार ट्रैवलिंग एट द कांस्टेंट 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एक कार जो है ट्रेवल कर रही है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज है, यानी पहले घंटे में 60 किलोमीटर के हिसाब से, अगले दूसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर के हिसाब से। तो अगर आप दूसरे घंटे पे जाके रुकें तो ये आपको 120 किलोमीटर फासला बताएगी। अगर आप तीसरे घंटे पे जाके रुकें तो ये आपको 180 किलोमीटर फासला बताएगी। तो ये कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज है। तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत अगर ये पूछा जाए कि 5 घंटों बाद गाड़ी ने कितना ट्रैवल कर लिया, तो सिंपल 60 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 300 किलोमीटर मिल जाएगा। तो वो कह रहा था डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट पॉइंट इंक्रीज एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 60 किलोमीटर ईच आवर, सो आफ्टर 5 आवर्स वी हैव ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर, ठीक हो गया। तो स्लोप क्या हो जाएगा कि आप जितना फासला तय किया है उसको आप नंबर ऑफ आवर्स पे डिवाइड करें तो ये 60 वो आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज है, तो देयर इज अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस कंपेयर टू द टाइम। ये यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और द स्लोप इज पॉजिटिव ऑल द वे, इसलिए स्लोप चूंकि पॉजिटिव था ये, इसलिए आपका ग्राफ इंक्रीजिंग साइड पे, ठीक है। वक्त के बढ़ने के साथ साथ उसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट था, ठीक है जी। दूसरी चीज़ है वेरिंग रेट ऑफ चेंज। वो तो कांस्टेंट रेट था ना, अब हम वेरिंग रेट ऑफ चेंज देखते हैं। तो उसके लिए एग्जांपल है, नाउ लेट थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अप इन द एयर। आप हवा में एक बॉल को उछालें, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एक्शन
एक्ट्स ऑन द बॉल इट स्लो डाउन। अब जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी तो आप देखें ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर जो है वो स्पीड उसकी कम होती जाएगी, ये फिजिक्स का रूल है, ठीक है। देन इट्स रिवर्स डायरेक्शन एंड स्टार्ट्स टू फॉल, नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब आप ये देखें कि उसके जो ऊपर जाने की रफ्तार है वो पहले कुछ थी, फिर आहिस्ता 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 कम होती गई और एक वक्त आया कि वो बॉल एक लम्हे के लिए एक जगह पे रुकी, ठीक है। वो बॉल एक जगह पे एक लम्हे के लिए स्टॉप किया उसने। ये मैं एक मिनट इसको ऑन कर दूं जी। यहाँ पे कहीं वो बॉल रुकी होगी, पहले ये बॉल ऊपर जा रही थी तो इसमें एक इंक्रीजिंग बिहेवियर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉल यूं हुई, फिर यूं हुई, फिर ये, फिर होते होते बिल्कुल एक वक्त ऐसा आया कि इसका उसका अगर वहां पे वो रुका हुआ तस्वर करें तो वो बिल्कुल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उस वजह से यहाँ पे जो स्लोप आपको जीरो मिल रहा है, ठीक। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है इसमें पॉजिटिव स्लोप है और जैसे जैसे नीचे आ रही है नेगेटिव स्लोप है, लेकिन चूंकि इसमें इसके अंदर एक कर्व इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इसका जो स्लोप है वो आपको कर्व की फॉर्म में आपको कुछ और मिलेगा, लेकिन आपको किसी एक जो पैच है ना आपका, जहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन का पैच बनेगा, राइट, जैसे ये बन रहा है, ये इसके अंदर रहते हुए आपको एक टाइम टू टाइम उसे मॉनिटर करना पड़ेगा कि टाइम टू टाइम उसका स्लोप क्या है। तो इसका मतलब ये वेरिंग स्लोप होगा, ये वेरिंग रेट ऑफ चेंज होगा। एक ओवर द पूरा जो बॉल सफर कर रही है उसमें वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही वो बता रहा है कि ऑल द टाइम ड्यूरिंग द मोशन दिस मोशन द वेलोसिटी इज चेंजिंग, ठीक है। इट गोज फ्रॉम पॉजिटिव व्हेन द बॉल इज गोइंग अप, यही मैं बता रहा था कि ऊपर जाते हुए बॉल की जो है वो पॉजिटिव होगा उसका स्लोप और नीचे आते हुए नेगेटिव होगा। ड्यूरिंग द अप फेज द बॉल हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड इट्स फॉल इट एज द पॉजिटिव, ठीक है। उसके अंदर जो वापस आएगी तो वो डाउनवर्ड आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट सा बताया जा रहा है, ठीक। तो वो सिंपल है, ये है कि जब आपकी इक्वेशन जो है वो एक अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी ना इसकी, चूंकि बॉल में ये पैराबोला सा बन रहा है तो ये कनकेव डाउन इसकी जो है वो पोजीशन शक्ल है। तो इस पर आपको स्लोप जो है वो एक हर मुकाम पे मुख्तलिफ स्लोप होगा। कभी यहाँ पे देखेंगे तो स्लोप की कुछ और नोयत होगी, आगे जाएंगे कुछ और होगी, एक वक्त आएगा जीरो आएगा, फिर उसके बाद स्लोप जो नेगेटिव रहेगा एंड तक वो भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट है कि या वो कांस्टेंट होते हैं या वेरिंग होते हैं। अब उसके बाद आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ये आप इनको पढ़ लें कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में होती हैं। फिर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम हम जो है वो फाइंड करते हैं, फ्यूचर में भी आप चीज़ें देखेंगे। बिजनेस के अंदर कॉस्ट रिडक्शन और प्रॉफिट इंक्रीज के लिए आप डेरिवेटिव का वो कंसेप्ट पढ़ेंगे कि जो मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ मिलेगा। इंजीनियरिंग के अंदर मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेंथ और मिनिमम कॉस्ट जो है वो आप देखेंगे। तो ये चीज़ें जितनी भी जहाँ पे भी ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व होती है तो उसके अंदर आपको डेरिवेटिव जो है वो डिफरेंशिएशन जो है वो इस्तेमाल होती है जी। अब हम देखते हैं कि जो डेरिवेटिव हैं उनके रूल्स क्या हैं, उनको हम देखते हैं। पहला रूल है जी पावर रूल, ठीक है। पावर रूल के तहत क्या होगा कि आपके पास एक फंक्शन है और उसकी राइट साइड पे जिस वेरिएबल के ऊपर वो फंक्शन है वो वेरिएबल इन्वॉल्व है और उसके ऊपर एक कांस्टेंट पावर है, ठीक है। तो आप जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, ये पावर पहले आ जाएगी, ये जो भी पावर है यहाँ आ जाएगी और उसके बाद जो वेरिएबल है वो एज इट इज रहेगा और पावर में से कम हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। अगर आपको याद हो पिछला लेक्चर तो हमने एक्स क्यूब का लिमिट अप्रोच के तहत जो डेरिवेटिव निकाला था वो निकला था 3x², ठीक है। और वो कैसे निकला था कि ये पावर पहले आ गई, वेरिएबल आ गया और पावर में से एक कम कर दिया हमने, ठीक। तो जब ये जवाब आया था तो क्या बना था 3x और पावर ये 2। तो ये वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है जिसके तहत कि आपके पास डेरिवेटिव बन जाता है। उसके बाद दूसरा हमारा फंक्शन है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये है कि जिसमें चेंज ना हो। तो जब चेंज है ही नहीं, वो खुद ही कांस्टेंट है तो उसके अंदर तो चेंज आएगी नहीं, तो डेरिवेटिव होती ही चेंज है तो चेंज जीरो आ जाएगी, ठीक है। सो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास जीरो रहेगा। उसके बाद आपके पास फिर रूल है कि जब एक कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो जिसके अंदर वो वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो कांस्टेंट बाहर रह जाता है और अंदर डेरिवेटिव उस फंक्शन पे अप्लाई हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास y इज इक्वल टू
4x लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, जब y डैश या डेरिवेटिव आएगा तो 4 पहले रह जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर फंक्शन के हिसाब से 2x और 2 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा। अब जब सॉल्व होगा तो 4 2 8 x आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। तो ये है कि कांस्टेंट पहले रह जाएगा और बाद में उसका जो है वो डेरिवेटिव उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा रूल है कि जब दो फंक्शन ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनके ऊपर अपने अपने डेरिवेटिव अलग अप्लाई हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक चीज़ है लिखा हुआ है 4x स्क्वायर और दूसरा लिखा हुआ है प्लस x क्यूब, ठीक है। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें ऐड हो रही हैं। जब y डैश करेंगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 8x और इसका आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपके पास इस तरह सेपरेट डेरिवेटिव हो जाएंगे। इस तरह अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस बन जाती है जी। उसके बाद है जी प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन। अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर किसी में वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है तो वो कांस्टेंट बन जाएगा, ये हम बात कर चुके हैं। तो उस सूरत में क्या होगा कि आप क्या करेंगे, पहला फंक्शन ये अल्टरनेटिवली चलेगा, पहला फंक्शन एज इट इज और उसके साथ इस दूसरे का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में प्लस आएगा पेट, फिर दूसरा एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव वहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। आगे हम क्वेश्चंस में भी देखेंगे कि ये सिंपल क्या है, जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या होगा, पहले का डेरिवेटिव इनटू पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव फिर प्लस दूसरा एज इट इज इनटू पहले का डेरिवेटिव, तो ये फिर सॉल्व होकर आपके पास आ जाएगा। फिर आ जाता है कोशेंट रूल जिसमें दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे होते हैं। तो इस सूरत में क्या होगा कि आपने जो नीचे का फंक्शन है उसका सिंपल स्क्वायर ले लेना है, नीचे के फंक्शन का सिंपल स्क्वायर लेके नीचे रख लेना है इसको डिवाइड बाय के नीचे, और ऊपर जो प्रोडक्ट की सूरत में हुआ था उसके उलट होगा, जो प्रोडक्ट की सूरत में हुआ था उसके उलट होगा। उसमें क्या हुआ था कि v का डेरिवेटिव बाद में आया था, u का पहले आया था। इसमें क्या होगा, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, यानी इसमें माइनस का साइन आएगा लेकिन पहले v से बात स्टार्ट होगी, जिसका नीचे स्क्वायर लिया है उसी से बात स्टार्ट करेंगे। फिर सुन लें, डिवीजन के केस में हम क्या करेंगे, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस, ये माइनस रहेगा यहाँ प्लस नहीं लगा देना, और फिर u डेरिवेटिव ऑफ v और नीचे डिवाइड बाय में v का फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बेसिक रूल्स थे। अब आपने इनको फर्दर पढ़ने के लिए आपने इनको पेज नंबर 707 से 708 आप बुक में इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। अब हम तो ये हमने सारे रूल्स भी देख लिए, 3-4 रूल्स थे, एक पावर रूल, एक कांस्टेंट फंक्शन का रूल, जब कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो उसका रूल, फिर जब दो फंक्शंस आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हो उनके रूल्स, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो उनके रूल्स, और जब डिवाइड हो रहे हो उनके रूल्स, ठीक है जी। तो ये आपके सामने ये चीज़ें आ रही। अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में हमें क्या कहा जा रहा है। एक्सरसाइज में पेज 707 पे हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि 1 से 38 क्वेश्चंस तक आपने सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करना है डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, हमने पीछे पढ़ा था। जैसे एफ ऑफ एक्स अगर c है तो ये c से मुराद इस वक्त 140 है, तो उसका जब डेरिवेटिव था तो वो 0 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ 4x की पावर 0। अब आप ये देखिए यहाँ पे हमें x नज़र तो आ रहा है लेकिन हम पहले इसको सॉल्व करके सिंपल कर ले तो हमारा मसला जल्दी हल हो जाएगा। वो क्या है कि चूंकि x की पावर किसी चीज़ की भी पावर 0 ले वो जवाब 1 आता है, तो 4 1 ज़ा 4 हो गया। अब ये फंक्शन कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो गया, वेरी सिंपल, ठीक। उसके बाद ये आपने देखा x क्यूब माइनस 4x है। अब जब हम इसके ऊपर फंक्शन डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये दो फंक्शन सेपरेट माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो वो जो रूल ऊपर आपने पढ़ा कि जब दो फंक्शन माइनस हो रहे हो तो उनके ऊपर अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई होता है। सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बनता है 3x स्क्वायर, यानी 3 पावर फंक्शन पावर माइनस 1 3 माइनस 1, तो ये इसका डेरिवेटिव का जवाब आ गया 3x स्क्वायर, माइनस अपनी जगह और 4 अपनी जगह और 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, सो 4 1 ज़ा 4, तो f डैश ऑफ x क्या आ गया, ये आपका डेरिवेटिव का आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें तो यहाँ पे है -3x/4 + 9। अब ये भी दो फंक्शन सेपरेट जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। इनमें एक फंक्शन कांस्टेंट है और एक फंक्शन ऐसा है जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है।
तो जब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो जो फंक्शन हमारा कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। 9 एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये -3/4 जो है -3/4 सेपरेट हो जाएगा और डेरिवेटिव जो है वो d/dx जो है वो पीछे किसका बच जाएगा, x का, क्योंकि x वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो ये क्या हो जाएगा, -3/4 एज इट इज आ जाएगा और x का डेरिवेटिव अपने ज़ात के साथ जो है वो 1 नहीं होता रिस्पेक्ट टू x। तो इसलिए ये वाला हिस्सा आपको -3/4 × 1 नजर आ रहा है। तो फाइनल जवाब जो है वो -3/4 आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो एक फंक्शन के साथ वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट तो बाहर रह जाएगा 2। अब इसके साथ जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर पावर फार्मूला लग जाएगा। कौन सा, पावर फंक्शन पावर -1, ठीक है, और ये +0 ये इनफैक्ट इससे कॉपी हुआ था इसलिए आ गया। ठीक है, तो ये नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 5 2 से 10 आ गया और x की पावर जो है 4 होगी और ये इसका जवाब आ गया सिंपल। ठीक है, डेरिवेटिव। इस तरह अगर आप इसको देखें तो ये थोड़ा सा एक वो अंडर रूट की फॉर्म में 5th रूट के, तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कि ये बिल्कुल क्लियर हो कि आ जाए उन फॉर्म्स में जो फॉर्म्स आपने ऊपर पढ़ी है। तो ये 5th रूट है। ठीक है, 5th रूट का मतलब होता है पावर 1/5। अगर यहाँ 3rd रूट होता तो पावर 1/3 होती। अब जब एक ब्रैकेट के ऊपर पावर लगे तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 3 1 3/5, ये 3/5 इसकी पावर बन गई। ठीक, अब ये एक पावर फंक्शन बन गया, x की कोई पावर है 3/5। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, पावर एज इट इज 3/5, फिर फंक्शन और फिर इस पावर -1 जो रूल है n(x n-1), तो क्या हो जाएगा, अब आप 3/5 में से जब 1 माइनस करेंगे एलसीएम लेके तो ये -5/2 -2/5 आ जाएगा। अब ये जो -2/5 है ये 3/5 हो गया, जो -2/5 है ये नीचे आके क्या हो जाएगा, +2/5 हो जाएगा। तो अगर आप खाली नीचे ला के x की पावर 2/5 लिखते हैं तब भी ठीक है, नहीं तो अगर आप उसको उसी फॉर्म में लाना चाहते हैं तो वापस आप 1/5 अलहदा कर लें और इसको 5th रूट बना लें। तो ये आपका फाइनल इसका जवाब बन जाएगा इस सवाल का। ठीक है जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब अगर आप इसको गौर से देखें ये है तो u और v की फॉर्म, लेकिन इसके न्यूमिनेटर में वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का जो सवाल है इसे आप पहले ही यहाँ सिंप्लीफाई पहले कर लें। अब जो है ना, अब यूँ भी नहीं करना कि बाद दफ़ा स्टूडेंट ये भी गलती कर जाते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है यार ये कांस्टेंट है ना, ये ने कांस्टेंट साइड पे किया और नीचे ये लगा दिया 2x। नो, गलत हो जाएगा ये। ठीक, आप इसको ऊपर लेके आए पहले ही, तो ये बन गया x की पावर -2। तो ये 5 अपनी जगह और जब डेरिवेटिव लिया तो ये पावर फंक्शन पावर -1 किया आपने, तो 5 2 -10 आ गया और x की पावर -3 बन गई। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो -10 अपनी जगह और ये पावर वापस आके नीचे पावर 3 बन गई। ठीक है जी, तो ये इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपने सॉल्व करना है। हाँ, अगर ऊपर भी कोई वेरिएबल होता फिर भी पहले देखते कहीं वो कट तो नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर 5x³ लिखा होता और नीचे x² होता तो वो u और v में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पहले इसको सॉल्व करें तो सिंपल 5x बच जाएगा। तो ये चीज मैं कह रहा हूँ जी। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है, ये हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है x -1/√x। अब ये जो दो सेपरेट फंक्शन माइनस हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज देखें, दो मुख्तलिफ चीजें, तो हर एक का अपना डेरिवेटिव लेने से पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें कि ये पावर जो है ये 1/2 ऊपर लाए तो -1/2 हो जाएगी। अब 1 का डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव तो 1 है, माइनस अपनी जगह। अब इस हिस्से पे आपने पावर फार्मूला लगा दिया। सो पावर फंक्शन पावर -1 डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, 1/2 अपनी जगह, और ये जब एलसीएम लिया आपने तो ये बन गया -3/2 और इसको आप यहाँ नीचे लेके आए तो ये बन गया x की पावर 3/2। तो फाइनल जवाब में ये क्या हो गया, ये 3x³ का अंडर रूट बनता है। तो ये आपने सिंपल ऐसे लिख दिया, तो ये डेरिवेटिव आपके पास 1 + 1/2 अंडर रूट ऑफ x³ आ गया। ठीक है जनाब। उसके बाद हमारे पास 27 क्वेश्चन है जिसमें दो फंक्शन फुल फ्लैज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके ऊपर जो है वो रूल जो है वो u × v का लगेगा। तो क्या होगा, पहला फंक्शन ये u हो गया और ये v हो गया। तो कैसे सॉल्व होगा, u डेरिवेटिव ऑफ v
प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो u फंक्शन है ये उसने एज इट इज़ ये लिख दिया, ये u और इसका डेरिवेटिव डाला है, और फिर ये यहाँ जो v है v को उसने एज इट इज़ लिखा है और फिर इसके ऊपर उसने डेरिवेटिव डाला है। ठीक है जनाब, तो इस तरीके से हमारे पास फिर आगे उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है कि ये जो u है ये एज इट इज़ रहेगा, v एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ जब ये डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो अब अंदर दो चीज़ें ऐड हो रही हैं तो उनका अपना अपना डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बनता है 5x की पावर 4। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं बजाय एक एक स्टेप में स्टेप बनाए, वो नहीं करना। प्लस अपनी जगह 6 कांस्टेंट है तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 6 ये 12 बन गया। इस तरह यहाँ पे 3x स्क्वायर और -2 इसका डेरिवेटिव आ गया। अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई किया तो ये डेरिवेटिव का आंसर आपके सामने यहाँ पे मौजूद हो गया 8x7 + 30x4 -12x5 -36x स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन था। उसके बाद आगे देखें, एक u और v का क्वेश्चन है जिसमें दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं। तो इसके तहत आपके पास ये v है और ये u है। तो आप देख सकते हैं कि जब u और v होगा तो नीचे क्या होगा, v का स्क्वायर, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस, ये माइनस फार्मूले का है, माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो u है उसका नीचे स्क्वायर लिया गया है, ये एज इट इज। अब ये v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे सामने आ गई। अब हमने इनका जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, -3 अपनी जगह और x जो है ना वो -3x स्क्वायर बन गया, और अगले का डेरिवेटिव बन गया 5x4, और 20 का डेरिवेटिव आपको पता है वो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इधर 1 का भी डेरिवेटिव 0 है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो फाइनल आपका डेरिवेटिव का आंसर ये आ गया। ठीक है जनाब, तो ये डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस थे, तमाम रूल्स हमने अप्लाई किए। आप क्वेश्चन नंबर 39 से 48 तक वो कह रहा है कि आप डेरिवेटिव फाइंड करें और उनके अंदर 0.2 पुट करें। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करें और फिर वो कह रहा है कि डिटरमिन करें x की वो वैल्यू जिस पे डेरिवेटिव 0 हो। क्लियर? तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया 10x - 5। अब वो कह रहा है पहले तो उसका डेरिवेटिव फाइंड किया जी, डेरिवेटिव फाइंड जब किया तो वो 10 आ गया। अब डेरिवेटिव के अंदर जब मैं 2 पॉइंट पुट करूंगा यानी x पुट करूंगा तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, पिछले लेक्चर में भी आपने देखा था। तो इसमें जब 2 पुट करूंगा तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, सो डेरिवेटिव का आंसर x = 2 वो 10 ही है, कांस्टेंट है। अब वो कह रहा है बी पार्ट में कह रहा है कि बताएं कि अगर मैं डेरिवेटिव को 0 कर दूं तो x का आंसर क्या आएगा। तो पहली बात है ये तभी x का आंसर मुमकिन होगा अगर डेरिवेटिव के आंसर में x इन्वॉल्व हो। तो अभी डेरिवेटिव खुद कांस्टेंट आया हुआ है, तो जब मैं इस कांस्टेंट को एक 0 के इक्वल पुट करूंगा तो मैं यहाँ पकड़ा जाऊंगा कि ये तो मैं एक 10 को 0 कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि इम्पॉसिबल है। तो जब ये इम्पॉसिबल स्टेटमेंट आ गई तो आपकी x की वैल्यू भी इम्पॉसिबल है, तो आप वो x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते जिसके ऊपर डेरिवेटिव इसका 0 हो जाए। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 147 हमने किया है, ये x³ / 3 - 6x + 5 है। तो सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लिया, वो आ गया 3x² / 3 - 6 × 1, जो x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो डेरिवेटिव का आंसर आ गया x² - 6। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें 2 पुट कर दिया तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 - 6, ये -2 आपका आंसर आ गया। अब हाँ, इसमें हम आंसर निकाल सकते हैं। अब वो कह रहा है कि बताएं वो x की वैल्यू जिस पे ये डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो आपने वो x की वैल्यू निकालने के लिए ये क्या किया, डेरिवेटिव की आंसर को 0 को इक्वल रखा और आपने इसको 6 उधर ले गए तो 6 का अंडर रूट लिया तो ये प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा। तो x की ये वो दो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर ये डेरिवेटिव जो है वो 0 हो सकता है। ठीक है, तो बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपने सिमिलर मेथड से करने हैं। ठीक, ओवरव्यू इस लेक्चर का ये है कि हमने इसके अंदर जो है वो एप्लीकेशन देखी तो कहाँ डेरिवेटिव अप्लाई होता है। तो उसके बाद हमने इसके रूल्स को पढ़ा और रूल्स पढ़ने के बाद फिर हमने इसके कुछ क्वेश्चंस देखे जिन पे कुछ क्वेश्चन सिंपल डेरिवेटिव के थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके अंदर आपने डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट पुट भी करना था और उसके बाद वो x की वैल्यू फाइंड करनी थी कि जिसके ऊपर वो डेरिवेटिव उसका 0 हो जाए। तो वो सूरत ये थी कि या तो वो फाइंड हो सकती थी या नहीं हो सकती थी। तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी जी। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें आपने जो एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, पावर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, चेन रूल, ये एडिशन रूल तो आपने एडिशनल रूल्स हैं जी, एडिशनल रूल्स।
तो ये हमने कुछ और रूल्स पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फंक्शंस। तो ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके क्वेश्चंस को खुद कीजिएगा और भी अगर आपको नेट पे क्वेश्चन आप ढूंढने के आती हैं तो वो आप देख के कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।